हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 39 को डिस्कस करेंगे। हम कोड 503 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे, वी रिसर्च मेथडोलॉजी एंड ट्रेंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। मतलब रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है और उसका ट्रेंड या जिसे हम रुझान कहते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में क्या है, कि रिसर्च क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में, रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिहाज से रिसर्च की क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रिसर्च का पता होना चाहिए। रिसर्च मतलब कोई चीज़ न्यू डिस्कवर करना, न्यू चीज़ ईजाद करना, न्यू चीज़ लाना। मतलब कोई भी काम पहले हुआ है, कोई भी काम पहले लिखा हुआ है, तो उसको रिसर्च करना, उस पे नए पॉइंट्स देना, नए आर्गूमेंट्स देना, उसको हम रिसर्च कहते हैं। मेथडोलॉजी क्या आती है? रिसर्च मेथडोलॉजी में डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं हम रिसर्च करने के। मेथड डिफरेंट सिस्टम यूज़ करते हैं, डिफरेंट वे यूज़ करते हैं कि रिसर्च को कैसे अच्छा बनाया जाए, रिसर्च को कैसे लोगों के लिए रीडेबल हो, न्यू चीज़ लोगों को मिले, न्यू बातें सीखने को मिलें लोगों को। तो ये सारी रिसर्च मेथडोलॉजी है। और इसके ट्रेंड्स, तो सबसे पहले हम रिसर्च की डेफिनेशन को देखते हैं। रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। मतलब कांस्टेंट्स बाकायदगी से या रवानगी से कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करना, ईजाद करना कोई भी चीज़ को, एंड डिस्कवर करना, ईजाद करना। इट इज़ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स। ये एक सिस्टम है स्टडी का, मटेरियल्स का, सोर्सेज होते हैं इसमें डिफरेंट, के हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। हक़ाइक़ मतलब जो भी आपने रिसर्च की है उस पे जो डिफरेंट फैक्ट्स या हक़ाइक़ हैं उनका मेन पर्पस क्या है, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ नई ईजाद करना, कोई भी चीज़ नई डिस्कवर करना। उसके बाद है मैकमिलन एंड शूमेकर डिफाइंड रिसर्च एज इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन डाटा फॉर सम पर्पस। इसमें कहना ये चाह रहा है कि जो एक सिस्टम है, प्रोसेस है जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है, एनालाइजिंग किया जाता है, डाटे को एनालाइज किया जाता है, इंफॉर्मेशन को, एंड सम पर्पस। मतलब इस डेफिनेशन में वो बताना चाह रहा है कि एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, तरीका जिसमें कलेक्ट किया जाता है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसका तज्जिया किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। इंफॉर्मेशन, जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है किस मकसद के लिए हमने वो उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया है, तो इसका मेन पर्पस ये है कि मतलब एक सिस्टम के थ्रू होता है। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई डाटा कलेक्ट कर लें और हम कहें वो रिसर्च है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। रिसर्च मतलब एक सिस्टमेटिक के थ्रू आप भी कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी डाटा कलेक्ट करके उसको एक जामिया शक्ल देते हैं, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च इज़ द केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ गिवन सब्जेक्ट, फील्ड और प्रॉब्लम अंडरटेकन टू डिस्कवर फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स। रिसर्च कहता है केयरफुल, बहुत ही मुहतात तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बारे में पूछा जाता है, एक फील्ड्स, एक सब्जेक्ट और एक या प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। जिस तरह अगर हम डिस्कस करें करप्शन इन आवर पाकिस्तान, तो एक प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में अगर हम रिसर्च करेंगे
तो ये हमारा एक गिवन टॉपिक है, या हम एजुकेशन पे रिसर्च करेंगे तो वो एक हमारा गिवन टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। तो उस पे मतलब ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है कि एक ख़ास सब्जेक्ट हो या प्रॉब्लम हो या कोई भी फैक्ट या कोई असूल के बारे में हम उसको लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। वी कैरी आवर रिसर्च व्हेन वी हैव अ query or problem we want to resolve by going through a rigorous scientific scrutiny to find an answer। कहता है कि हम रिसर्च तब करते हैं जब हमारे माइंड में एम्बिग्विटी हो, क्वेश्चन हो, और हमारे माइंड में ये चीज़ हो कि ये रिसर्च क्यों है और ये टॉपिक क्यों दिया हुआ है और इसमें न्यू चीज़ क्या हो सकती है और ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। एजुकेशन के बारे में डिफरेंट पीपल डिफरेंट आर्गूमेंट्स देते हैं, लेकिन जब वो डिस्कशन करते हैं, डिफरेंट क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं या रीडर्स डिफरेंट परसेप्शन देते हैं, तो उनके वे ऑफ टॉकिंग, उनकी मेथडोलॉजी, उनका प्रोसेस ये डिफरेंट होता है। इसीलिए हर ह्यूमन बीइंग, मतलब हर रिसर्चर, हर स्टूडेंट या कोई भी टॉपिक लेके आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ न्यू हो सकती है, यूनिक हो सकती है। रिसर्च का मकसद ये होता है। उसके बाद है रिसर्च प्रोसेस, कितने प्रोसेस में रिसर्च हो सकती है। इसमें उसने 8 पॉइंट्स बताए हैं। आस्किंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना, आइडेंटिफाइंग इम्पोर्टेंस फैक्टर्स, बहुत अहम हक़ाइक़ को आइडेंटिफाई करना, फार्मूलेटिंग द हाइपोथेसिस, कोई मफरूज़ा लेना उसको फार्मूलेट करना, कलेक्टिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है उसको कलेक्ट करना, टेस्टिंग द डाटा को टेस्ट करना। इसके डिफरेंट वे होते हैं। वर्किंग विद द हाइपोथेसिस, उस पर हाइपोथेसिस पे काम करना, वर्किंग विद द थ्योरी, बैक टू द न्यू क्वेश्चंस। मतलब इस तमाम में ये बताना चाह रहे बैक टू द न्यू क्वेश्चंस कि जो रिसर्च आपने स्टडी की है, जो आर्टिकल, जो थीसिस आपने रिसर्च किया है, उस पे आपको न्यू चीज़ें मिलनी चाहिए और आपने न्यू क्वेश्चंस उसमें पुट करने हैं, न्यू आइडियाज़ देने हैं, आपने न्यू चीज़ उसमें ऐड करनी है। रिसर्च इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब हम देखते हैं कि जो रिसर्च इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में हम रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं या रिसर्च यूज़ करते हैं, वो क्या है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। इट इज़ रैपिडली ग्रोइंग फील्ड ऑफ स्टडी। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली फील्ड है। रिसर्च इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस अक्रॉस द ग्लोब फॉर सेवरल रीज़न। तो पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में इसने अपनी अहमियत को बढ़ा दिया है इन तमाम वजूहात की बिना पर। की टू टीचर डेवलपमेंट, मतलब टीचर की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही की है, इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियल एरियाज ऑफ रिसर्च इन ELT आर बिकमिंग ब्रॉडर एंड न्यू एरियाज आर इमर्जिंग। मतलब जो पुराने ओल्ड आइडियाज़ या एरियाज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और न्यू जनरेट हो रहे हैं। कंडक्टिंग रिसर्च इंक्रीज द प्रोफेशनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टीचर्स। कहता है जी, कहते इंक्रीज प्रोफेशनल स्किल्स, उसके बाद कॉम्पिटेंस, टीचर्स की कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए। हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद बोथ पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। आया कि ये इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पॉलिसी मेकर्स एंड प्रैक्टिशनर्स आर यूजली सीन एज अ कंज्यूमर ऑफ रिसर्च। द जनरेशन ऑफ पॉलिसी एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोर इफेक्टिव प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि पॉलिसी मेकर जो या प्रैक्टिशनर है वो सीन्स एज ए कंज्यूमर, उनको एक एज ए गाहक के तौर पे, एक पढ़ने वाले के तौर पे हम ट्रीट करते हैं।
Performance of English language has remained below satisfactory in many English EFL, ESL contests including Pakistan. स्कोप ऑफ रिसर्च, स्कोप क्या है, अहमियत क्या है, आया कि अभी से इसकी इम्पोर्टेंस में इजाफ़ा हुआ है या पहले से इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो कहते हैं इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन ड्रामेटिक चेंज इन द स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वर्ल्ड वाइड एंड एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स एज वेल एज फॉर द लैंग्वेज प्रोग्राम्स। तो रिसेंट ईयर मतलब कुछ साल पहले ही इसमें ड्रामेटिक चेंज की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का स्कोप ना सिर्फ हमारी कंट्री में है बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये चीज़ पाई जाती है, या इसके आए दिन इम्पोर्टेंस में या इसके रिसर्च में इजाफ़ा हो रहा है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स की लाइफ में बल्कि टीचर्स की लाइफ में भी बहुत अहम है। इट फोकसेस इज़ ऑन इंग्लिश स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज नीडेड बाय टुडे ग्लोबल सिटीजन्स। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश कंज्यूम्स अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ अवेलेबल education resources in many countries. English is not a necessarily a neutral commodity offering equal opportunity for all. English teachers need to appreciate the special status English has in modern life. मतलब इसमें भी वही चीज़ बताना चाह रहा है कि मॉडर्न लाइफ का जो अलमिया है या मॉडर्न लाइफ की जो ज़रूरत है उसके लिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है हिस्टोरिकल, हिस्ट्री के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो इसके फैक्टर्स क्या है, हक़ाइक़ क्या है। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया ग्लोबल जो है उसके लिहाज से ब्रिटिश एम्पायर, अमेरिकन एक्सपेंशन, इकोनॉमिक एंड नेशनल डेवलपमेंट, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन एज ए स्कूल यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट, travel and popular culture, the media, the global English teaching industry, symbolic and special value of English। ये तमाम फैक्टर्स की बिना पर इंग्लिश को अहमियत दी जा रही है, इंग्लिश ज़्यादा फेमस हो रही है। तो इन तमाम पॉइंट्स की वजह से स्कोप ऑफ रिसर्च यानी इंग्लिश में रिसर्च का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इन्हांसिंग रिसर्च कल्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इन्हांस मतलब बढ़ाना रिसर्च कल्चर को, कल्चर मतलब रिसर्च की ट्रेडिशन को, रवायात को पाकिस्तान में प्रमोट होना चाहिए और पाकिस्तान में बढ़ाना चाहिए। तो वजह क्या है, क्यों बढ़ाने की ज़रूरत है, क्यों इसको बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं एजुकेशन इज़ अ की टू सक्सेस। Higher education has attained a central role in the process of prosperity. Research is the essence of higher education and is given prime importance across the globe. All the prosperous nations have developed a research culture. When it comes to research, Pakistan is far behind and up till now unsuccessful in developing and inspiring research culture in various disciplines, including English language teaching. तो कहता है जी एजुकेशन एक की है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है तरक्की के लिहाज से। अगर कोई भी कंट्री तरक्की करना चाहती है, कोई भी मुल्क तरक्की करना चाहता है तो डेफिनेटली एजुकेशन इज़ मेन टूल की टू सक्सेस। तो उसने कंपैरिजन का भी कहा है, जब हम दूसरे मुमालिक के लिहाज से इसकी कंपैरिजन करते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि उन्होंने का रिसर्च ट्रेंड बहुत ज़्यादा है बानिस्बत पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रिसर्चर बहुत कम हैं और जो ट्रेंड है रिसर्च का बहुत ही कम है। तो एजुकेशन सिस्टम जिसकी वजह से इतना अच्छा खासा नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर को प्रमोट किया जाए, उसकी अहमियत को बढ़ाया जाए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को बताया जाए
रिसर्च के बारे में। कहता है जी कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं रिसर्च कल्चर को इन पाकिस्तान। कहता है देयर आर फ्यू वेज, चंद एक रास्ते हैं। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होनी चाहिए नॉलेज पे। वी नीड टू चेंज द वे इन विच वी टीच, दिस इज़ द हाई टाइम फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉलेज। Mostly we teach our student that knowledge is a power, but what about utilizing that power? वो कहना चाह रहे हैं कि मोस्टली टीचर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि नॉलेज इज़ अ पावर, उसके बाद ये नहीं बताते कि इस पावर को हम किस किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। फंडिंग इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, मतलब फंड मुहैया करने चाहिए, फंड देने चाहिए रिसर्च के लिए। यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च लैब्स होनी चाहिए, रिसर्च लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिसर्च के बारे में जान सकें। चेंज इन सिलेबस, मतलब सिलेबस में चेंज होना चाहिए। नीड टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न मेथड, जब कोई नया मेथड आए तो उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए। टाइम टू मेक आवर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली कोई भी काम कर सकते हैं। ये फैक्टर स्टूडेंट्स को माइंड में रखने चाहिए। उसके बाद रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। वन, रीसेंट, इससे पहले जो ट्रेंड्स थे, ट्रेंड रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। लिस्ट ऑफ एरियाज ऑफ रिसर्च विच हैव become very prominent in English language teaching, and most of the recent trends have focused on these areas. English language curriculum assessment and reforms, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि we should be taught to students different levels. How can school university program organize to optimize the English language learning development of students? Individual differences, मतलब लैंग्वेज टू मोटिवेशन, एंग्जाइटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड्स आर पावरफुल कंट्रीब्यूटर टू लर्न एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश। लर्न ऑटोनॉमी एंड सेल्फ एफिकेसी। उसके बाद कोर्स एंड मटेरियल डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके बाद लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। एरर एनालिसिस होना चाहिए, गलतियों का एनालिसिस किया जाए। बिलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज टीचिंग होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश टीचिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फॉर योर रिसर्च कंसर्न। उसके बाद है रीसेंट ट्रेंड्स, जो रीसेंट ट्रेंड्स रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग 2 में। मतलब कहता है टीचिंग मेथड्स एंड देयर इफेक्टिवनेस कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ मेथड्स। इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब ये माइंड में रखना चाहिए कि इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कोई छोटी सी ज़बान नहीं है, ये कंट्री की ज़बान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वर्ल्ड इंग्लिशेस, तमाम किस्म की इंग्लिशेस का पता होना चाहिए। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस होना चाहिए उस पर, मतलब स्टडी एनालिसिस बोथ स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द डिस्कर्सिव सोर्स ऑफ पावर, डोमिनेंस, बेस एंड इनइक्वालिटी विच गवर्न लैंग्वेज। CDA स्टडीज बिकमिंग वेरी। कन्वर्सेशनल एनालिसिस होनी चाहिए इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक होनी चाहिए। द स्टडी लैंग्वेज ऑन द कलेक्शन ऑफ रियल लाइफ को मद्देनज़र रखना चाहिए। क्या उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग होनी चाहिए, मतलब इट्स अबाउट यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर टीचिंग, प्रेजेंटेशन, रीइंफोर्समेंट एंड असेसमेंट ऑफ मटेरियल टू बी लर्न। उसके बाद कंट्रास्टिव एनालिसिस होना चाहिए। डील विद द कंपैरिजन ऑफ लैंग्वेज दैट आर सोशली कल्चरली लिंक, लैंग्वेज यूज स्पीच कम्युनिटी ओवरलैप इन सम वेज। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च में देखें तो।
तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, की पॉइंट्स थे रिगार्डिंग रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों रिसर्च ज़रूरी है और रिसर्च पाकिस्तान में क्यों ज़रूरी है और रिसर्च क्या रोल अदा करती है आपकी टीचिंग में, आपकी स्टूडेंट लाइफ में और आपके वे ऑफ लर्निंग में कि इससे क्या क्या चीज़ें लर्न होती हैं, क्या क्या चीज़ें न्यू जनरेट होती हैं। जब आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज़, क्या मेथडोलॉजीज़ और कौन से वे अडॉप्ट करने चाहिए, कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए और आपको उसमें क्या न्यू चीज़ ऐड करनी चाहिए। जिस तरह उसने कहा कि आपने जो क्वेश्चंस पुट करने हैं वो अपने क्वेश्चंस पुट करने हैं, आपने अपने वे से उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में पूछना है कि ऐसा क्यों है और उसमें अगर आपने क्वेश्चन ऐड किया है तो उसका आपने आंसर भी देना है कि इस वजह से ये है और इस तरह होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा रिसर्च टॉपिक जिसमें हमने लेसन 39 को डिस्कस किया। इससे पहले हमने 38 लेसन्स को डिस्कस किया इसी कोड में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन 40 को डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारा ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके 40 लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम नया कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे।